recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that discriminate why some people are treated unequal. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये समझ आ गई है कि हम किन किन चीज़ों पे लोगों को डिवाइड करते हैं, किन किन चीज़ों पे लोगों के साथ अनइक्वलिटी का व्यवहार करते हैं। क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, उसकी कास्ट देखते हैं, वो किस कास्ट का है। हम उसका रिलीजन देखते हैं, क्या रिलीजन है फॉलो करता है वो। हम उसकी क्लास देखते हैं कि वो रिच है या पुअर है या मिडिल क्लास है। हम ये देखते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो इन चीज़ों पे हम किसी भी इंसान को हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, अनइक्वल उसके साथ व्यवहार करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारीज हैं उनके साथ अनइक्वली बिहेव क्यों होता है, अनइक्वली ट्रीटमेंट क्यों होता है? क्योंकि उनकी कास्ट और उनके रिलीजन की वजह से। when persons are treated unequal, जब लोगों के साथ अनइक्वली तरीके से ट्रीट किया जाता है, their dignity is violated, उनकी जो डिग्निटी होती है वो क्या होती है, वायलेट होती है। उसको किसी को भी अगर आप उसकी When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों के साथ अनइक्वल तरीके से व्यवहार किया जाता है, उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचता है, उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। जो डिग्निटी थी, जो गरिमा थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की और जो अंसारीज की, उसको वायलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वेज इन विच दे वर ट्रीटेड। कैसे? जो कि तरीके उनके साथ किए जा रहे थे, जैसे एक को सफाई करने के लिए बिठा दिया जा रहा था, एक को नीचे बाकी वाले मैट पे थे उसको नीचे बिठा दिया जा रहा था, एक को अगर उसको कभी जगह नहीं मिलती थी उसको सबसे पीछे बिठाया जा रहा था। वहीं जब अंसारीज अपने घर की तलाश के लिए जा रहे थे, किराए पे ढूंढ रहे थे, तो उनके साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। उनको बहाने से बोला जा रहा था कि आपको घर में नहीं रखा जाएगा, पास में ही फ़िश बन रही थी, लेकिन कहा गया कि हम नॉन वेजिटेरियंस को नहीं रखते हैं। तो इस टाइप से उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। द डिग्निटी बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। कैसे? उसको पिक करके, जैसे वाल्मीकि जी को पिक करके और उनको कहा गया कि आप पूरे स्कूल में झाड़ू लगाइए बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी कास्ट की वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील। उन्होंने उसकी गरिमा को बड़े बुरी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर्ट किया उसकी गरिमा को। एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल, and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school। और उसको ये फील करवाया कि आप बाकी वाले बच्चों से जो कि स्कूल में हैं उनसे बहुत कम हो, इक्वल से। बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चे, अब क्योंकि वो बच्चे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। वो कुछ नहीं कर पाए उस सिचुएशन में, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे थे। उस सिचुएशन में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री। ये उसके पिताजी थे जो कि उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पे झाड़ू मारते हुए देखा और उनको गुस्सा आ गया।
felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. और जिनको गुस्सा आया इस unequal treatment को कर रहे थे जब लोग टीचर्स जो उसके साथ, तो उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया, उनसे पूछा, उनसे क्वेश्चन किया. द अंसारीज dignity was also hurt when persons refuses to lease their apartment to them. और उनकी डिग्निटी, अंसारीज की डिग्निटी हर्ट हुई जब उनको पता था कि कमरा है रहने के लिए बट उनको रिफ्यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे अपार्टमेंट देने के लिए. हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन. वो उनकी गरिमा थी, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जो कि उनको कहती है कि आपको अपना नाम नहीं चेंज करना है, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर उनको कह रहा था कि आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे घर चाहिए तो. ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीट लाइक दिस. जो ओम प्रकाश और जो अंसारी थे वो डिज़र्व नहीं करते थे कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स. वो सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनको चाहिए थी जैसे कि बाकी वालों के साथ को चाहिए होती है. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करती है, इक्वल मानती है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग फीमेल मेल पर्सन्स from all castes, religions, tribes, educational and economical backgrounds are recognized as equal. अब कौन कौन लोग इक्वल हैं? कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे देश में है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, ट्राइब का हो, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका क्या है, हर तरीके से वो क्या है? इक्वल हैं, उनको इक्वल ही माना जाएगा. दिस इज़ नॉट टू से दैट इक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, वो है ही नहीं है अभी. इट डजेंट, ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकग्नाइज्ड. जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है इक्वालिटी का लोगों की, कि सबको एक ही तरीके से देखा जाएगा, वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. भारत का सम्मान हर व्यक्ति को समान मानता है, इक्वल मानता है. इसका अर्थ ये है, इसका ये मतलब है कि देश में देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्या उसकी शैक्षिक, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसके पास पैसे हैं, वो कुछ भी भूमिका में संबंध रखता हो, वो क्या है? सब सम्मान माने जाएंगे. लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता जो है वो ख़त्म हो गई है. ये ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है. लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया जाता है. लेकिन जितनी भी उनके पहले कोई कानून नहीं था उनकी समानता को एक साथ रखने के लिए. अब लेकिन नए नए कानून बना दिए जाते हैं जब भी उनकी डिग्निटी पे, उनकी गरिमा पे कभी भी कोई आँच आने लगती है, तो उस पर कोई ना कोई कानून बना दिए जाते हैं ताकि इक्वालिटी को सस्टेन किया जाए, उनको लोगों को इक्वल माना जाए, उनके साथ कोई भी अनइक्वालिटी वाला बिहेव ना हो. वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. पहले कोई भी लॉ नहीं था
इनके डिस्क्रिमिनेशन और जो इल ट्रीटमेंट होता था लोगों के साथ उसके लिए। लेकिन धीरे धीरे उनके लिए लॉ बनाए गए हैं, उनको लॉ को एनफोर्स किया जा रहा है और उनकी डिग्निटी को बराबर माना जा रहा है और उनकी डिग्निटी का सेम बिहेवियर किया जा रहा है जैसे बाकी वालों के साथ। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो इक्वालिटी है उसकी रिकॉग्निशन जो है वो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ प्रोविजंस आते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। पहली चीज़ ये है कि कानून के सामने हर एक इंसान इक्वल है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। जो कानून है वो सबके लिए समान है, वो एक छोटा सा काम करने वाला इंसान हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो कि फर्स्ट सिटीज़न है, इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न है, कंट्री का फर्स्ट सिटीज़न है प्रेसिडेंट। उधर से लेके डोमेस्टिक वर्कर से लेके प्रेसिडेंट तक सबके साथ जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, तो उसको सेम लॉ को ओबे करना पड़ेगा जो बाकी वालों को करना है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी भी इंसान के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, उसके कलर के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, उसकी कास्ट के ऊपर, उसकी जगह के ऊपर, कहाँ जन्म लिया है उसने, क्या मेल है फीमेल है, उसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, हॉस्टल्स, शॉप्स, मार्केट्स। तो उसके पास उसका एक्सेस है, किसी को भी उधर जाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे जाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। जो पब्लिकली अवेलेबल कुएँ हैं, सड़कें हैं, बाथिंग घाट्स हैं, उनको कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी थी कि हम इनको नहीं छुएंगे, उनको नहीं छुएंगे, ये इन्होंने छू लिया तो ख़राब है, तो वो सब उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये 4 चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं अनइक्वालिटी को थोड़ा ख़त्म करने के लिए। द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes। जो 2 अहम तरीके उन्होंने निकाले हैं गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को एनफोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि गारंटी की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। पहला है लॉ जो कि कानून बना रहे हैं वो। सेकंड है प्रोग्राम्स, जो स्कीम्स जो निकाली जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। जो डिसएडवांटेज, जिनको एडवांटेज नहीं मिल रही है, मिली है कभी भी, उनको एडवांटेज देने के लिए जो स्टेप्स उठा रही है गवर्नमेंट, जो प्रोग्राम्स निकाल रही है, वो उसको एनफोर्स कर रहा है इनको इक्वालिटी को। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। कुछ बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो कि हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन के राइट को क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। अब गवर्नमेंट ने इसके अलावा बहुत सारे लॉज और भी बनाए हैं जो कि बहुत सारी स्कीम्स, इन लॉज के अलावा उन्होंने कुछ स्कीम्स भी बनाई हैं जो कि लोगों की लाइफ को, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो उनको अनइक्वली ट्रीट हो रहे हैं, उनके लिए इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम्स लाई गई हैं। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। जिनको ये पुराने मतलब पास्ट में नहीं मिली हैं, उनको ये चीज़ें अभी मिलेंगी, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ये चीज़ें देने की। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वो क्या है, ऐसा ही स्टेप है मिड डे मील का, जो कि गवर्नमेंट दे रही है मिड डे मील, वो एक स्टेप है इक्वालिटी के लिए। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड स्कूल्स विद कुक्ड लंच।
ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने लाया है, सारी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में ये बच्चों को खाना जो है वो मिड डे मील देती है लंच के टाइम पे। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। सबसे पहले इंडिया में ये किस स्टेट में हुई थी? तमिलनाडु में। कौन से ईयर में हुई थी? 2001। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन their स्कूल विद इन 6 months। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि इस प्रोग्राम को 6 महीने के अंदर अपने स्कूलों में लागू किया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। ये जो प्रोग्राम था इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे, बहुत सारे प्रतिक्रियाएं जो थी वो सही आ रही थी, सही दिशा में जा रहे थे। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रंस हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल। इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो आना शुरू हो गए, एनरोल होना शुरू हो गए पढ़ाई के लिए, और बहुत सारे रेगुलरली अटेंड करने लग गए स्कूल को। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। बच्चे अक्सर घर चले जाते थे और वापस नहीं आते थे, दैन नॉट रिटर्न टू स्कूल। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल, अब क्योंकि मिड डे मील उनको प्रोवाइड की जा रही है, उनको दी जा रही है स्कूल में ही, तो देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम, उनकी माएँ जो थी जिनको इंटरप्ट होती थी काम के टाइम पे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे, बट नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब उनको ये चीज़ नहीं करनी पड़ती है क्योंकि खाना उनको स्कूल में मिल जाता है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस्ड कास्ट प्रीजुडाइसिस। अब ये जो प्रोग्राम है उसने हेल्प किया कास्ट प्रीजुडाइसिस को रिड्यूस करने में, जो कास्ट प्रैक्टिस हो रही थी उसको भी रिड्यूस करने में, बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। वो एक साथ इस खाने को खा रहे हैं, एक ही हर कास्ट के लोग, एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और बहुत सारी जगहों पे दलित वुमेन को लगा दिया जाता है ये खाना बनाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। अब जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो क्या करती है? हेल्प करती है रिड्यूस करने में द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। जो गरीब बच्चे हैं उनके भूख मिटाने के लिए, उनकी भूख को मिटाने के लिए बहुत हेल्प करती है। स्कूल में ही आते हैं, खाना खाते हैं, एंड कैन नॉट कंसनट्रेट। जब वो खाना ही नहीं खाएंगे तो कंसनट्रेट कैसे करेंगे पढ़ाई पे खाली पेट? एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। वो नहीं खाने की वजह से कंसनट्रेट नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको मिड डे मील प्रोवाइड की गई। While government programs plays an important role in increasing equality of opportunity, अब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं ये अपॉर्चुनिटी प्ले करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं इक्वालिटी को इंक्रीज़ करने में, उसकी अपॉर्चुनिटी को लाने में। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी करने बाकी हैं। While the मिड डे मील प्रोग्राम हैव बीन डेवलप्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट। अब ये जो मिड डे मील है उसकी वजह से एनरोलमेंट में जो बच्चे दाखिला होता है बच्चों का उसमें इंक्रीज़ हुआ है, एंड अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस ठीक हुई है स्कूल में। देयर कॉन्टिन्यूज़ टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारी कंट्री में बिटवीन स्कूल्स दैट आर रिच, दैट द रिच अटेंड, एंड दोज दैट द पुअर अटेंड। अब हमारी कंट्री में जो रिच हैं उनके स्कूल में और जो पुअर हैं उनके स्कूल में ये बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। अभी की नीति में थोड़ा सा चेंज आ चुका है कि अब मिड डे मील्स को प्राइवेट स्कूल्स में भी किया जाएगा। Even today there are several schools in a country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं कंट्री में जहाँ पे दलित के बच्चे जो होते हैं, दलित बच्चे जो होते हैं उनको, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनको अभी भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और अनइक्वली ट्रीट किया जाता है।
दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस। ये जो बच्चे होते हैं इनको फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशंस, उनको अलग तरीके से डील किया जाता है, अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। उनमें उनकी जो डिग्निटी होती है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। अब ये ऐसा होता है क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है कि वो उनको इक्वल अभी भी नहीं मानते हैं, जबकि लॉ उनको कुछ और कह रहा है कि सब इक्वल हैं। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है कि किसी भी इंसान को अपना एटीट्यूड चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लोली चेंज होता है उनका एटीट्यूड। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। अब लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना, अलग अलग तरीके से व्यवहार करना वो लॉ के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और क्योंकि अभी भी लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन करते जा रहे हैं, लोगों को अलग तरीके से डील करते जा रहे हैं, अनइक्वली उनको ट्रीट किए जा रहे हैं, जैसे कि किस बेस पे, जैसे कि कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, कि आप वुमेन हो उस बेस पे अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। ये तभी हो सकता है जब लोग सोचेंगे कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सब इक्वल हैं। दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और हर इंसान को डिग्निटीज़ के साथ ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसकी गरिमा के साथ ही ट्रीट करना चाहिए, किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। और ये जो प्रेजेंट एटीट्यूड है किसी भी इंसान का, वो चेंज किया जा सकता है। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल। और इक्वालिटी जो कि लोकतांत्रिक सोसाइटी में अगर इक्वालिटी को अगर एस्टैब्लिश करना है तो एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू। ये स्ट्रगल एंड वन इन विच, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं भारत में उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। अभी इसके बारे में और ज़्यादा हम इस बुक में पढ़ेंगे। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। अब दूसरी डेमोक्रेसीज़ में क्या इशू आते हैं इनइक्वालिटीज़ के। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी। आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसी लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जाता है। वेदर द स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। क्या इक्वालिटी का जो स्ट्रगल है, सबको समान देखने की जो जिद्दोजहद है, क्या वो हर जगह पे है या सिर्फ यहीं पे है। द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो इक्वालिटी का इशू है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वो अभी भी कम्युनिटीज़ जो हैं, कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो अभी भी इससे उभरने की कोशिश कर रही हैं, बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, उनको अभी भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स who were brought over from Africa continues to describe their lives today as largely unequal। जो आज भी अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए थे, जो स्लेव्स थे वहाँ के, उनको वहाँ से लाया गया था और जो अफ्रीका से थे वो अभी भी अपनी लाइफ को वहाँ पे अनइक्वल मानते हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s में एक मूवमेंट हुआ था, उसके बावजूद टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर
अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के इक्वल राइट्स के लिए पुश किया गया था, अभी भी उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है उसके बावजूद। प्रायर टू दिस African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. अब इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनको अलग तरीके से अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और इक्वालिटी उनके सामने नहीं, किसी भी तरीके से उनकी इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी, डिनाई कर दिया जा रहा था लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाई बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, जब बस में जा रहे हो तो उनको लास्ट में बैठना पड़ता था बस के, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विजिटेड टू विश टू सिट, और उनको खड़े होना पड़ता था जब भी एक वाइट पर्सन जो है, एक सफ़ेद आदमी जो है वो अपने आप वो बैठने के लिए बोलता था तो उनको खड़े होना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स जो कि 1913 से 2005 तक थी, वाज रोज़ा पार्क्स एक वुमेन है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, tired from a long day tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man. अब पूरे दिन से वो थक चुकी थी पूरे दिन के काम से, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया एक इंसान को, एक गोरे आदमी को सीट देने के लिए बस में। ऑन 1 दिसंबर 1955, ये इंसिडेंट है 1 दिसंबर 1955 का। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन, उसका जो रिफ्यूज़ल था उस दिन वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी एजिटेशन बना अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड। जो ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन्स को ट्रीट किया जाता है उसके लिए ये बहुत बड़ा एक डे बन गया, बहुत बड़ा दिन बन गया, ये बहुत बड़ी एजिटेशन इससे स्टार्ट हो गई, विच दे कम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसको ये सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। अब सिविल राइट्स एक्ट जो है 1964 का, वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करता है लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसको ख़त्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन, किस देश में पैदा हुए हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस, उसमें ये भी कहा गया है कि जो सारे स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए खुले रहेंगे, and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them, और उनको अलग से बाकी स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो उनके सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए बनाए हैं, उनके लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. इसके बावजूद बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो अभी भी वहाँ पे गरीब हैं पूरे देश में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, जो ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में ही जाने के लिए। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जिनमें फैसिलिटीज़ बहुत कम है। पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, जिसमें टीचर्स भी जो है वो अच्छी तरह से क्वालिफाइड नहीं है एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. वो या तो वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं गोरे स्टूडेंट्स जो होते हैं, या तो वो उस एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो हाईली रेटेड हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के बराबर के हैं, तो उनमें जाते हैं। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के लिए क्या चैलेंज है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने आप को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कह सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही इक्वल है, सबको इक्वल नज़र से देखना है, सबको इक्वल ही काम करना है, इक्वली उनके साथ व्यवहार होगा। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमेशा यहाँ पे कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स रहेंगे जो कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। एंड
push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues, जो कि एग्जिस्टिंग जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं इश्यूज़ और जो नए इश्यूज़ हैं उनको इक्वालिटी उनमें लाने की कोशिश करते रहते हैं. सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन. अब सेंट्रल टू दिस, अब इसको अगर देखा जाए, इसको सेंटर माना जाए तो स्ट्रगल जो है हर इंसान का इक्वल मानने का और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने का वो अभी भी जारी है, उसको सही तरीके से करने को अभी भी लगे हुए हैं. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इनइक्वालिटीज अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया. अब कैसे ये इशू हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, डेली लाइफ्स को डेमोक्रेटिक इंडिया में, हम इस किताब में पढ़ेंगे. एज यू रीड दीज चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड. अब इन चैप्टर्स को देख के ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये सोच सकते हैं कि कैसे अनइक्वालिटी जो है वो लोगों की ज़िंदगी में पार्ट प्ले कर रही है, उनकी सोच को, उनकी डिग्निटी को, उनकी गरिमा को अभी भी मतलब मेंटेन किया जाता है या उसको रोन दिया जाता है, उनको अभी भी इक्वली माना जाता है या नहीं माना जाता. तो आप इसको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे चैप्टर को देख के. तो इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आएगा तो आप इससे पूछ सकते हैं. बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एक्सपर्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ये एक्सर्ट को पढ़ना है, एक्सेप्ट को पढ़ना है, देखना है इसमें क्या है, इसको कॉपी पे लिखना भी है और समझना भी है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो और भी हैं, आपको वो भी चीज़ें देखनी हैं. लाइक व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम, कैन यू लिस्ट 3 benefits of this program, how do you think this program might help promote greater equality, find out about one government scheme in your area, what does this scheme do, whom in this scheme set up to benefit. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. और भी बाकी नोट्स इस चैप्टर में से बनाइए. बाकी जो भी चीज़ें हैं आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.